हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डेफिनेटली यू ऑल आर मेकिंग योर टाइम प्रोडक्टिव। और आपके लिए प्रीवियस जो पार्ट नंबर सेकंड था प्रेपोजिशन का, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली थी, क्योंकि वो एक बहुत ही बेसिक से लाया गया था। डियर लर्नर, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी लेक्चर शुरू भी नहीं होती है, उससे पहले ही वो डिसलाइक कर देते हैं। डियर लर्नर, बस एक ही बात कहूँगा कि अपनी लाइफ को बस उतना काबिल बना देना कि जब भी आपकी कोई पिक्चर देखी जाए उसको कोई डिसलाइक ना करे, बस लाइक करके चले जाएं। क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कभी भी इग्नोर नहीं किए जाएंगे। सो आप अपनी लाइफ के लिए लाइक इकट्ठा करें, हमारी लेक्चर्स के लिए इकट्ठा ना करें। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोबारा से कि अपनी लाइफ को इस स्टेज तक पहुँचा देना जहाँ पे आपको कोई भी इग्नोर ना कर सके, where everybody will just give you the like, and definitely everybody loves to give you like that time. So do that thing in your life and make your life like that, so that everybody will like you, they will never ignore you. So बस इतना सा बना देना। आप चाहे फिर आप 10 से 12 100 200 डिसलाइक भी क्यों ना कर दें, बिकॉज वी आर डूइंग आवर बेस्ट। एंड पर्सनली आई बिलीव दैट कि हम अपना 110% एफर्ट्स करते हैं। एंड यू कैन डू डिसलाइक, इट्स योर विश, बिकॉज it's your mental perspective. We cannot change your mindset, it's your mindset. And if you want to dislike, then you can dislike, because you all are the part of our family and we never feel any awkwardness from our family members. So keep doing what you want, but focus on your learning, because if you will focus on your learning, then definitely after some time people will focus on you, क्योंकि इंस्पिरेशन बनना बहुत ही डिफिकल्ट बात है। चलो, ये बातें तो होती रहती है। सो डियर लर्नर, आज की इस लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, पार्ट नंबर 3 की बात करने वाले हैं। डियर लर्नर, आज की लेक्चर का मैं आपको एक जर्नल ओवरव्यू दे दूं तो आज की लेक्चर के अंदर भी आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन को सीखने वाले हो। आप सबसे पहले कंपाउंड प्रेपोजिशन के बारे में जानोगे, व्हाट इज कंपाउंड प्रेपोजिशन। उसके अंदर से आप इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है कंपाउंड प्रेपोजिशन अलॉन्ग विद एग्जांपल्स आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। देन आफ्टर यू विल कम टू नो अबाउट द फ्रेजल प्रेपोजिशन, जिसके अंदर आप यहाँ पे फ्रेजेस का यूज करते हो। देन आफ्टर यू विल आल्सो गेट सम एग्जांपल्स इन दिस पोर्शन ऑफ फ्रेजल प्रेपोजिशन। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आपको यहाँ पे दूसरी क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो जो आपको यहाँ पे आज के लिए चीज़ें मिलने वाली हैं तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ आपको जेरेंट का रूल मैं पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि जेरेंट प्लस प्रेपोजिशन, उसके बाद नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस जेरेंट, उसके बाद अगर आप बात करें एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस जेरेंट, वो सभी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट पे मैंने आपके लिए 4 क्वेश्चन लाए हैं। आई होप कि आज की लेक्चर को अटेंड करने के बाद उन 4 क्वेश्चंस का आप आंसर अच्छे तरीके से दे पाएंगे। डियर लर्नर, आई होप कि आप सभी अपने एक अच्छे माइंडसेट के साथ, एक लर्निंग इंटरेस्ट के साथ और अपने माइंड में अपने उस ड्रीम जॉब को रखते हुए आज की लेक्चर शुरू कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप अपने माइंड में अपने ड्रीम जॉब को रख रहे हैं, देन डेफिनेटली आप कभी भी किसी लेक्चर के अंदर, कितनी भी चाहे वो बोरिंग हो, आप कभी बोरिंग नहीं बनने देंगे उसको। क्यों? क्योंकि लेक्चर बोरिंग आपके इंटरेस्ट से होती है। अगर आपको इंटरेस्ट सीखने का है, देन डेफिनेटली हर एक लेक्चर आपको कुछ सिखा के जाएगी। अदरवाइज जैसे आए वैसे गए। सो इट्स अप टू यू डियर लर्नर। तो यहां पे बात करने वाले हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन की बात करने वाले हैं। डियर लर्नर, अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा कि प्रेपोजिशन क्या होता है, और मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर दोबारा से उसको डिफाइन करने की कोशिश करी थी। एंड आई एम श्योर यू ऑल हैव गॉट द कंसेप्ट ऑफ प्रेपोजिशन। नाउ इट्स टाइम टू सी द compound preposition. Dear learner, you all have one question in your mind, sir. What is the meaning of compound preposition and how could we define compound and how can we define compound? Dear learner, आपको मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा, compound का मतलब होता है two or more thing। सिंपल सा देसी अगर भाषा के अंदर इसकी बात करें, टू और मोर थिंग को कंपाउंड कहा जाता है। दो से मिलकर जो चीज बनती है इसको कंपाउंड कहा जाता है। अगर आप प्रेपोजिशन इंग्लिश के अंदर बात करें, व्हेन टू और मोर वर्ड्स गिव ए मीनिंग, वो क्या कहलाती है? कंपाउंड प्रेपोजिशन कहलाती है। व्हेन टू और मोर वर्ड्स गिव क्या देते, एक मीनिंग देते, उसे हम कंपाउंड कहते हैं।
और अगर इनके साथ हम किसी सिलेबल यानी यहाँ पे वर्ड्स का यूज करते हैं उन्हें हम प्रेपोजिशन कहते हैं। क्योंकि अगर बात करें ऑन को टू की बात करें, ऑन और टू का कॉम्बिनेशन होकर यहाँ पे बनता है, इस तरीके से हम इसकी बात करेंगे। लेकिन कंपाउंड प्रेपोजिशन की अगर यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करके बताऊं, कंपाउंड प्रेपोजिशन कंटेंट टू और मोर सिलेबल आर वर्ड्स, यानी वर्ड्स को यहाँ पे सिलेबल भी कहा जाता है इन सेंटेंस। यानी जब भी किसी सेंटेंस के आपको दो या दो से ज्यादा कोई सिलेबल मिले एक वर्ड्स को बनने के लिए, उसे आप कंपाउंड प्रेपोजिशन कहते हैं। दे मे बी रिटन एज वन वर्ड, उनको एक वर्ड के अंदर भी लिखा जा सकता है। आर टू और मोर सेपरेट वर्ड्स, या एक से दूसरे सेपरेट वर्ड्स करके भी हम उसको लिख सकते हैं। जैसे ऑन अकाउंट ऑफ, यहां पे दो से ज्यादा वर्ड है, ऑन अकाउंट ऑफ। अगर मैं यहां पे बात करता अबाउट, अबाउट यहां पे क्या एक वर्ड है और अबाउट को भी कंपाउंड प्रेपोजिशन कहा जाता है। मैं आपको यहां पे कंपाउंड प्रेपोजिशन की एक छोटी सी यहां पे एक पहचान भी देने वाला हूं, ताकि अगर आपको कंपाउंड प्रेपोजिशन भूल भी जाए तो आप इस वाली बात से याद रख पाए। डियर लर्नर, अगर आपको कंपाउंड प्रेपोजिशन अच्छे से समझना है तो आप ये बात मानकर चले कि ये प्रेपोजिशन ए या बी यानी या दूसरे प्रेपोजिशन के साथ मिलकर बनते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अबाउट के पहले ए लगाया तो ए के साथ मिलकर ये प्रेपोजिशन बन रहा है। अबाउट या बीई के साथ, यानी ए या बीई या फिर दूसरे किसी प्रेपोजिशन के मिलने से ये जो कंपाउंड प्रेपोजिशंस होती हैं वो बनती हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर बात करें साइड का मतलब यहाँ था, इसके साथ हमने बीई लगा दिया तो ये बन गया कंपाउंड प्रेपोजिशन। लो था, इसके साथ हमने बीई लगा दिया, बन गया बिलो। उसी तरीके से यहाँ पे आपको साइड की बात करें तो इसके साथ हमने इन लगा दिया, आउट के साथ हमने साइड लगा दिया, तो ये सभी क्या हो जाती हैं, कंपाउंड प्रेपोजिशन हो जाती हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे अबाउट का मतलब बताऊं तो आप सभी को पता है अबाउट का मतलब होता के बारे में या किसी के संबंध में, रिलेशन में। अगर बात करें अलोंग की बात करें तो अलोंग का मतलब होता साथ में या बिल्कुल। एमिडिस्ट की बात करें तो बीच में होता है, जो मिडल में होता है उसको आप एमिडिस्ट कहते हैं। अलाउड का मतलब होता है चिल्लाकर या जोर से, जैसे मैं आप सभी से बात कर रहा हूं। अमंग का मतलब होता है बीच में, अमंग का मतलब क्या होता है, बीच में। उसके बाद अगर बात करें यानी बीच में या घिरा हुआ, के बीच घिरा हुआ, इस तरीके से आप बात करते हैं। बिसाइड का मतलब भी होता बगल में, बिलो का मतलब नीचे, बीनीथ का मतलब भी सिमिलर इसी के तरीके से होता नीचे, कहा नीचे के लिए। बिटवीन का मतलब बीच में, यानी यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पे सिमिलर मिल रहे हैं लेकिन इनका यूज अलग अलग जगहों पे होता है। बियॉन्ड का मतलब होता परे, यानी ये मेरी सोच से परे, इट्स बियॉन्ड ऑफ माई थिंकिंग। देन आफ्टर इनसाइड, अंदर की बात करेंगे, आउटसाइड बाहर, विद इन की बात करेंगे तो अंदर, विदाउट के बगैर या किसी के बिना। अंडरनीथ यहाँ पे फिर से आ गया तो अंडरनीथ का मतलब क्या होता है, अंडरनीथ का मतलब होता है नीचे। अब देखो ये सभी के सभी कंपाउंड प्रेपोजिशन है। अब यहाँ पे और कंपाउंड प्रेपोजिशन की बात करें तो कंपाउंड प्रेपोजिशन की कुछ एग्जांपल्स हम समझने की कोशिश करेंगे। शी इज टॉकिंग अबाउट हर, तो मैंने आपको पहले ही ये बात क्लियर करवा दी कि कंपाउंड प्रेपोजिशन या तो ए के साथ मिलने से बनती है या फिर बी ई के लगने से बनती है या फिर दूसरे प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन से, यानी जो दूसरे प्रेपोजिशन है उनके कॉम्बिनेशन से हम कंपाउंड प्रेपोजिशन को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे एक बात आपको जानने को मिली, शी इज टॉकिंग अबाउट हर, तो यहाँ पे अबाउट एक कंपाउंड प्रेपोजिशन है, तो यहाँ से आपको पता लग जाता है। यानी देखो कभी भी आपको किसी सेंटेंस के अंदर ये दिया जाएगा, आपके पास यहाँ पे अबाउट नहीं होगा, आपको बताया जाएगा कि इसके अंदर आप क्या यूज करो, कंपाउंड प्रेपोजिशन। करेक्ट इट व्हाइल यूजिंग कंपाउंड प्रेपोजिशन, तो आपको वहां पे ये कंपाउंड प्रेपोजिशन का कंसेप्ट याद होना चाहिए। आई रोट द डेट अंडरनीथ द एड्रेस, यानी मैंने एड्रेस के नीचे क्या लिखा, डेट लिखी थी। आई रेड ए बुक बिफोर गोइंग टू कॉलेज, आई रेड ए बुक या आई रीड ए बुक, मैं किताब पढ़ता हूं कॉलेज जाने से पहले। तो बिफोर इज व्हाट हियर, इट इज एक्टिंग हियर एज ए, इट इज एक्टिंग हियर एज ए कंपाउंड प्रेपोजिशन, तो आपको यह बात याद रखनी है। उसके बाद द टेम्परेचर वाज अबाव 40 डिग्री सेल्सियस, अगर आप कल दिन की बात करें तो कल दिन थोड़ा सा टेम्परेचर कम था क्योंकि बादल छाए हुए थे, तो यू कैन से दैट एट द टाइम द टेम्परेचर वाज अबाव 40 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से आपको ये समझना है। उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स को आप देख दें। ही वाज स्टैंडिंग बिसाइड द कार, तो बिसाइड इज व्हाट हियर, बिसाइड यहां पे कंपाउंड प्रेपोजिशन है। माई फ्रेंड केम एंड स्टूड बिसाइड मी, फिर से बिसाइड का मतलब मेरा फ्रेंड आया और मेरे साथ खड़ा हो गया। यू कैन नॉट गो टू यूएसए विदाउट मी, विद के साथ आउट लगा, बन गया ये दो सिलेबल, दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से यहां पे हमने बना दी कंपाउंड प्रेपोजिशन। समवन वाज सिंगिंग ए सॉन्ग इनसाइड द रूम, इनसाइड इज व्हाट हियर, इट इज एक्टिंग, इट इज
using here as a compound preposition. So dear learner, no need to get confused a lot because it is very simple to understand, and I am sure you all are getting my point very conceptually or very briefly. Then after, let's see a last example of this compound preposition. We saw them coming towards the hostel. हॉस्टल बात करें, हमने उनको देखा हॉस्टल की तरफ आते हुए, टू के साथ हमने वर्ड्स लगाया, इट मींस इट इज आल्सो हियर एक्टिंग एज ए कंपाउंड प्रेपोजिशन, और इनके यूज में कुछ आपको पहले भी पढ़ा गया हूं, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। उसके बाद बात करें यहां पे फ्रेजल प्रेपोजिशन की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं डियर लर्नर, आप अपने इंटरेस्ट को जनरेट करें। मैंने आपको बहुत लेक्चर्स के अंदर भी यही कहा है डियर लर्नर। यहाँ पे एक यूट्यूब चैनल भी मेरा है जिसके अंदर आपको ये हर एक लेक्चर के छोटे छोटे पार्ट्स भी मिलेंगे। इफ़ यू वांट टू लर्न इन शॉर्ट पार्ट्स तो आप उस पर विजिट कर सकते हैं। ये भी सुमित सर इज़ माय ब्रदर, और इसी तरीके से आपको यहाँ पे ये सभी यानी लेक्चर्स को यहाँ पे भी मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जिसको जल्दी से सीखना है तो वो वहाँ पे भी कुछ यानी विजिट करके लेक्चर्स को देख सकता है। स्मार्ट कोर्स प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको 60 लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे छोटे छोटे, जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू, आपका चैनल का नाम मैंने बार बार बताया, ब्राइट आविष्कार इस चैनल का नाम है, आपको मिल जाएगा, ब्राइट आविष्कार चैनल करके आपको मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे फ्रेजल प्रेपोजिशन की बात करें। फ्रेजल प्रेपोजिशन की बात करने से पहले मैं आपको ये जो बात कहनी थी मैंने कही। अब फ्रेजल प्रेपोजिशन को पहले से सबसे पहले उससे पहले आपको एक बात जाननी है कि फ्रेज क्या होता है। डियर लर्नर, आप सभी को पता है कि फ्रेज क्या होता है। अब देखो, फ्रेजल प्रेपोजिशन और फ्रेज के बीच में बहुत डिफरेंस है। मैंने आपको शायद पहले पढ़ाया नहीं है फ्रेज के बारे में। तो फ्रेज एक जिस तरीके से एक ईडियम होता है उसी तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को आप फ्रेज कहते हैं। अगर आप बात करें फ्रेजल प्रेपोजिशन की बात करें, देखो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्रेज क्या होता है। और फ्रेजल प्रेपोजिशन की बात करें, जो फ्रेजल प्रेपोजिशन होते हैं यानी दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलकर जो बनने वाले प्रेपोजिशन होती है उन्हें हम फ्रेजल प्रेपोजिशन कहते हैं। सिंपल सा, आई रिपीट वंस अगेन, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलकर बनने वाले प्रेपोजिशन को हम फ्रेजल प्रेपोजिशन कहते हैं। और यही मैंने यहाँ पे लिखा भी है। मैंने यहाँ पे लिखा है, द फ्रेजल प्रेपोजिशन आर ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स आर ए फ्रेजेस दैट मीट द नाउन और प्रनाउन इन ए सेंटेंस। यानी यहाँ पे प्रेपोजिशन का यूज करने का मतलब यही है कि वो किसी नाउन या प्रनाउन की पोजीशन को बारे में बताते हैं, प्रेपोजिशन हमें बताती है, तो इसीलिए हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। आज मैंने यहाँ पे उर्दू का भी यूज करा है। डियर लर्नर, मैं उर्दू भी जानता हूँ और हिंदी भी जानता हूँ, लेकिन अब हिंदी के अंदर ज़्यादा फ्लो है, लेकिन मैंने अब अपनी टंग को और अच्छे तरीके से मीन्स शार्प करके थोड़ा सा एक नेटिव टंग के अंदर आ गया हूँ। एंड यू ऑल आर नाउ हैबिचुअल, अब आपको हैबिट भी हो गई है। बात करें यहाँ पे सर्च, अगर देखो मैं आपको इंग्लिश में सर्च का मतलब पूछूं, आप बोलोगे टू फाइंड समथिंग, यानी इसको किसका मतलब होता है? तलाशना, यानी यहाँ पे किसी को तलाशना। खाली मैं यहाँ पे एक सिंगल वर्ड की बात कर रहा हूँ, सर्च। सर्च का मतलब होता है तलाशना, लेकिन आप सपोज करो आप इसके साथ सर्च के साथ फॉर का यूज कर रहे हो, इसका मतलब तब भी होगा तलाशना। लेकिन अब इसके बाद आपको कोई नाउन या किसी का नाम आपको जरूर लिखना पड़ेगा। जिस चीज को आप तलाश रहे हैं, जिस चीज की आप खोज कर रहे हैं, उसका आप जरूर नाम लिखें, तभी जाके ये बनेगा आपका फ्रेजल प्रेपोजिशन। सो सर्च फॉर इज व्हाट हियर, इट इज फ्रेजल प्रेपोजिशन हियर। आई एम सर्चिंग फॉर माई पेन, मैं अपने पेन को ढूंढ रहा हूं, मैं अपने पेन को ढूंढ रही हूं या ढूंढ रहा हूं। तो यहां पे पेन क्या इज व्हाट हियर, पेन इज व्हाट हियर, पेन इज हियर एज ए नाउन। नाउ इट्स टाइम टू सी द एग्जांपल नंबर सेकंड। अगर आप बात करें लाफ की बात करें, तो लाफ का मतलब सभी को पता होता है, हंसना होता है। लाफ का मतलब क्या होता है? हंसना। लेकिन आप किस पे हंसते हैं तो लाफ एट का यूज करेंगे, तो लाफ एट एक यहां पे फ्रेजल प्रेपोजिशन बन गया। सूरज वॉज लाफिंग एट मी, यानी सूरज मुझ पे हंस रहा था। तो सूरज से भी आपके सर का, राकेश सर का ही नाम है, तो सूरज मुझ पे हंस रहा था। सूरज वॉज लाफिंग एट मी, तो एट के बाद हमने फिर यहाँ पे किसी नाउन का ही यूज किया या किसी प्रनाउन का ही यूज किया। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये रूल आपका फ्रेजल प्रेपोजिशन का था, इस तरीके से आपकी फ्रेजल प्रेपोजिशन बनती है। अब इंपॉर्टेंट फ्रेजल प्रेपोजिशन की बात करते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ, अब यहां पे बात कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की ओर से। बाय डिंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है किसी प्रेशर से या किसी के बल से। उसके बाद है इन लिeu ऑफ, देखो यहां पे इन लिeu ऑफ, और मैं अगर बात करूं इंस्टेड ऑफ,
इन दोनों का मतलब एक ही होता है, बदले में। हम बात करते हैं इंस्टेड ऑफ, इसके बजाय या इसके बदले में। उसके बाद ऑन अकाउंट ऑफ के कारण बोलते हैं ऑन अकाउंट ऑफ बिजी स्केड्यूल आई डिडंट टेक योर लेक्चर। उसके बाद इंस्पाइट ऑफ। अब देखो यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ, ये सभी आपने पहले भी देखा है। इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है ऐसा होने पर भी, इंस्पाइट ऑफ इंस्पाइट ऑफ गेटिंग लेट आई डिड माई बेस्ट, यानी लेट होने के बावजूद भी, यानी लेट होने पर भी मैंने अपना बेस्ट दिया, यानी होते हुए भी। इंस्पाइट ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। लाफ एट, मैंने आपको पहले बताया, लाफ एट का मतलब होता है हंसना। उसके बाद एब्सटेन फ्रॉम। एब्सटेन फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से परहेज करना, एब्सटेन करना, परहेज करना। आई एब्सटेन फ्रॉम जंक फूड, यानी मैं जंक फूड से परहेज करता हूं। उसके बाद बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण से, है ना। मैं बोलता हूं ना, बिकॉज ऑफ रेन आई डिडंट कम देयर, यानी रेन के कारण मैं वहां पे नहीं आ पाया। अकॉर्डिंग टू, देखो सिंपल है, के अनुसार या के अकॉर्डिंग टू, इसके अनुसार। उसके बाद इन ऑर्डर टू, अगर आप बात करें इन ऑर्डर टू, तो ये भी आपके लिए जिस तरीके से आप बात करते हैं ना के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ, तो इन ऑर्डर टू का भी मतलब होता है के लिए। उसके बाद बी वेयर ऑफ, यानी बी वेयर ऑफ। तो देखो यहाँ पे ये भी आपके लिए सिंपल है, तो आई होप इनका मतलब आपको आता ही होगा। मैं हर एक का मतलब यहाँ पे अब नहीं बताने वाला हूँ, ताकि आपको भी कुछ थोड़ा सा बल लगे और आपको भी कुछ चीज़ें दूसरी भी सीखने को मिले। तो फेथ इन प्रेफर टू अलॉन्ग विद बाय मीन्स ऑफ, तो इनका मतलब आप खुद से ढूंढें ताकि आपको अच्छे तरीके से इनके और मतलब लगे। देखो यहाँ पे बता देता हूँ, बाय मीन्स ऑफ का मतलब होता है के द्वारा। बाय वे ऑफ का मतलब इसी तरीके से आप लिखोगे तो इसका भी मतलब के द्वारा होगा। तो इनका मतलब आप ढूंढें थोड़ा सा। फॉर द सेक ऑफ, भगवान के वास्ते हम बात करते हैं, या किसी के वास्ते। इन फेवर ऑफ, विद, in accordance with, in addition to, in case of, with reference to, with regard to, in respect to, in place of, in spite of। owing to का मतलब भी जैसे on account of होता है उसकी जगह पे आप owing to का यूज कर सकते हैं। in comparison to, तो ये सभी आपके लिए क्या है, फ्रेजल प्रेपोजिशन है। डियर लर्नर, मैं बाद में फिर से आपको बता रहा हूं कि फ्रेजल प्रेपोजिशन, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिलकर बनने वाले जो प्रेपोजिशन होते हैं उन्हें हम फ्रेजल प्रेपोजिशन कहते हैं। जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल प्रेपोजिशन थे मैंने उनके बारे में आपको बता दिया, और कुछ मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख भी लिए हैं, तो आप इनका भी यूज अच्छे तरीके से करें। आप इसके अंदर एग्रेबली टू भी यहाँ लिख सकते हैं, एग्रेबली, कंफर्टेबल टू भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे सभी आपके लिए क्या है, फ्रेजल प्रेपोजिशन है। देखो इनके साथ ऑफ लगा, टू लगा, विद लगा, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब एग्जांपल्स इनकी देखते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ऑन बिहाफ ऑफ ट्रिपल एस आई विश यू ऑल द बेस्ट, यानी ट्रिपल एस की ओर से मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कह रहा हूं। उसके बाद देयर इज लेक इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, यानी वहां पे मेरे घर के सामने क्या है, एक झील है। देयर इज लेक इन फ्रंट ऑफ, तो फ्रंट ऑफ इज व्हाट हियर, इट इज हियर एज ए यूजिंग हियर एज ए फ्रेजल preposition। वी हैव टू पास द एग्जाम फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ इज हियर एज ए फ्रेजल preposition। यानी वी हैव टू पास द एग्जाम फॉर द सेक ऑफ जॉब, यानी जॉब के लिए हमें एग्जाम को पास करना होगा। प्रिया गॉट द फर्स्ट रैंक बाय डिंट ऑफ हर हार्ड वर्क। अब देखो डिंट ऑफ का मतलब मैंने पहले बताया कि बल से, प्रिया ने अपने हार्डवर्क के बल से अपनी सक्सेस को पाया या फर्स्ट रैंक लिया। सुरेश गेव द मनी इन लियू ऑफ कार, इन लियू ऑफ कार का मतलब होता है सुरेश गेव द मनी, सुरेश ने पैसे दिए अपनी कार के बजाय या कार के बदले में। उसके बाद यहाँ पे बात करें ऑन अकाउंट ऑफ, तो शुरू में हमने यहाँ पे यूज करा ट्रैफिक जाम्स। आई अराइव्ड लेट इन ऑफिस, माई ब्रदर हेल्प मी इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, यानी मेरा भाई बीमार था लेकिन उसके बावजूद उसने मेरी मदद की। आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग बुक्स, मैं आप सभी को बता दूं कि आपके राकेश सर जो आपको पढ़ाते हैं, सो आई हैव रिटन आल्सो 7 and 8 बुक्स। किसी को अगर कभी जिंदगी में मिले तो डेफिनेटली आई वुड फील प्लेजर टू गिव यू माई बुक्स, तो मैं आपको दूंगा। तो आई एम फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, तो मैं किताबें लिखने का शौकीन हूँ। वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, हमें दूसरों पे नहीं हंसना चाहिए। यू मस्ट एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल, आपको शराब से परहेज करनी चाहिए। एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज से परहेज करना। आई परचेस्ड पेन इंस्टेड ऑफ मार्कर, ही इज नॉट इन फेवर ऑफ सीइंग मूवी।
आई कुडंट गेट गुड मार्क्स बिकॉज ऑफ इलनेस, तो ये सभी इंस्टेड ऑफ सीइंग फेवर ऑफ, ये सभी के सभी एज ए फ्रेजल प्रेपोजिशन हमने यूज की। अब देखो हर एक एग्जांपल मैं यहाँ पे नहीं दे सकता हूँ, बस आपको ये फ्रेजल प्रेपोजिशन बनना आ गया तो समझो आपका काम हो गया। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको अगर ग्रामर अगर एग्जाम के अंदर बात करें तो वहाँ पे आपको ये पूछा जाता है कि इसमें से आपका जो फ्रेजल प्रेपोजिशन है वो कौन सा है, तो आपको यहाँ पे पता लग गया। अब यहाँ पे डियर लर्नर एक बात कहूंगा कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज बेटर देन डिलेड परफेक्शन, डिलेड परफेक्शन। बात करें अगर आप कंटिन्यूस, अगर हर दिन आप लेक्चर्स को अटेंड करते हैं तो इसमें इसका मतलब आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। इसीलिए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज बेटर देन डिलेड परफेक्शन। बाद में आप परफेक्शन को ढूंढने से पहले आप आज ही अपने टाइम को इन्वेस्ट करें। एक बात जाते जाते यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर ही मैं कहना चाहूंगा कि डियर लर्नर, अगर आप इंग्लिश के अंदर एक बार टाइम इन्वेस्ट कर दें तो ये बात मेरी यकीन से माने कि आपको आने वाले हर एक एग्जाम्स के अंदर इन लेक्चर्स का बेनिफिट मिलेगा। जिस तरीके से किसी दूसरे सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज हो जाता है, उस तरीके से यहाँ पे आपको इंग्लिश का यही रूल, यही सब्जेक्ट आपको देखने को, यही टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे प्रेपोजिशन की फिर से बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझा दिया कि प्रेपोजिशन प्री का मतलब होता बिफोर और उसके बाद पोजिशन का मतलब होता प्लेस। यानी यहाँ पे ये किसी नाउन या प्रनाउन की पोजिशन को बताता है। और मैंने ये भी कहा था कि हमेशा आप नाउन को, यानी प्रेपोजिशन नाउन को फॉलो करती है, ऐसे कहा था क्या? यानी प्रेपोजिशन का प्रयोग हमेशा आप किसके पहले करते हैं? नॉन या प्रनाउन के बाद ही पहले ही करते हैं। उसके बाद इट इज नेवर फॉलोड बाय वर्ब। मैंने आपको ये पहले भी कहा है कि ये कभी भी वर्ब से फॉलो नहीं होती। अगर आप इसके साथ वर्ब के साथ फॉलो करना चाहते हैं तो उसके साथ आपको आईएनजी का यूज करना पड़ेगा, जो आज हम इस लेक्चर के अंदर अब इसके बाद पढ़ने वाले हैं। तो ये मैंने आप सभी को पहले भी पढ़ाया था। अब यहाँ पे जेरेंट के बारे में बात करें। मैंने आपको शुरू में पहले लेक्चर के अंदर ये भी समझाया था कि जेरेंट क्या होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आप आईएनजी का यूज करते हैं तो वो जेरेंट बनती है, और जेरेंट का मतलब ये होता है कि वो हमें एक नाउन की सेंस देती है। यानी जब वो एज ए नाउन क्लॉज वहां पे यूज हो रहा है तो उसे आप जेरेंट कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको टू इन्फिनिटिव के बारे में भी बताया था कि टू इन्फिनिटिव किसी भी सेंटेंस के अंदर कभी भी दो वर्ब एक साथ हम यूज नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूंगा आई वॉन्ट अटेंड ए पार्टी, आई वॉन्ट टू लगता है ना, आई वॉन्ट टू, तो यहाँ पे वॉन्ट के बाद जो टू लगा और टू के साथ जो आपने अटेंड लगा, अटेंड लिखा, तो ये टू प्लस अटेंड आपका क्या आ गया? टू इन्फिनिटिव आ गया। तो ये यहाँ पे जेरेंट और टू इन्फिनिटिव के अंदर डिफरेंस यही है कि जेरेंट यहाँ पे नाउन की सेंस देता है और ये एज एन इन्फिनिटिव यूज हो रहा है। अब यहाँ पे जेरेंट इज ए सच ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एंड्स इन आईएनजी। ये एक ऐसी है जो आईएनजी के साथ खत्म होती है और ये हैज द फोर्स ऑफ ए नाउन, और उसके पास इतनी शक्ति है कि वो नाउन की तरह यूज हो सकती है एंड ए वर्ब, और वर्ब की तरीके से भी। बात करें यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी वर्क्स एज ए नाउन। अगर बात करें इसे हम जेरेंट कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज वर्बल नाउन, तो इसे हम क्या कहते हैं? दूसरे नाम से वर्बल नाउन भी कहते हैं। जैसे मैं आपको बोलूंगा, आपको बोलोगे सूरज सर आपकी वॉइस ज्यादा आ रही, स्टॉप शाउटिंग, चिल्लाना बंद करो, तो आप क्या कहोगे? स्टॉप शाउटिंग। स्टॉप के बाद शाउट एक वर्ब था, इसके साथ हमने आईएनजी यूज करा। चिल्लाना, चिल्लाना, चिल्लाओ, तो एक वर्ब, चिल्लाना, तो ये यहां पे एक नाउन बन गया। माई वीकनेस इज स्पीकिंग स्लोली। आप बोलोगे सर यू स्पीक लाउडली, बट सर माई वीकनेस इज स्पीकिंग स्लोली, तो यहां पे स्पीक के साथ आपने क्या यूज किया? आईएनजी। क्योंकि स्पीक की बात करें तो स्पोकन लिख सकते थे, लेकिन आपने इसके साथ आईएनजी लगा के इसकी सेंस नाउन के तरीके से बना दी, तो इट इज यूजिंग हियर एज ए जेरेंट हियर। आई फेल्ट कोल्ड आफ्टर स्विमिंग, मैंने ठंड महसूस की तैरने के बाद। इसी तरीके से जो शाउटिंग थी, स्पीकिंग और स्विमिंग, ये एज ए जेरेंट इसके अंदर आप यूज करें। अब यहां पे देखो प्रेपोजिशन के बाद आप जेरेंट का यूज करते हैं। अब कहां पे ऐसी कंडीशन को आप सेटिस्फाई करते हैं तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि आप प्रेपोजिशन के बाद कहां पे आप जेरेंट का यूज करते हैं। देखो कुछ वर्ब्स और एडजेक्टिव्स इस प्रकार के भी होते हैं जिनके साथ आप प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जेरेंट का यूज करते हैं। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुछ वर्ब्स और कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन के बाद हम जेरेंट का यूज करते हैं, और वो मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे लाए हैं। और उसके बाद कुछ और भी हैं जो मैं यहाँ पे बता दूंगा। आप मेरी वॉइस को सुनकर लिख दें अगर हो पाए तो, अदरवाइज आपको यहाँ पे एक कंडीशन मिल जाएगी और नोट्स के अंदर मैं इन सभी को शेयर भी कर दूंगा। देखो यहां पे फिर से मैं बता रहा, नोट दैट वी डू नॉट फॉलो प्रेपोजिशन विद इन्फिनिटिव्स। कभी भी हम प्रेपोजिशंस, इन्फिनिटिव्स के बाद प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। नाउन क्लॉज कम्स आफ्टर प्रेपोजिशन, नाउन क्लॉज कम आफ्टर प्रेपोजिशन, यानी प्रेपोजिशन के बाद हमेशा हम क्या यूज करते हैं? नाउन क्लॉज का यूज करते हैं।
आफ्टर व्हेन यू पुट ए वर्ब आफ्टर इट द वर्ब मस्ट बी ए जेरेंड। अगर इसके बाद आप कोई वर्ब का यूज करते हैं प्रेपोजिशन के बाद तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, जेरेंड होना चाहिए। दैट वर्ब्स देन एक्ट्स एज ए नाउन, और वो वर्ब वहां पे किस तरीके से काम करता है, नाउन की तरीके से काम करता है। सिंपल सी बात, कुछ वर्ब्स और कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जिनके साथ आप प्रेपोजिशन का यूज नहीं कर सकते, उनके साथ प्रेपोजिशन के बाद आप उनके साथ जेरेंड का यूज करते हैं। बात करें यहाँ पे एब्सटेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम का मतलब होता है मीन्स किसी से परहेज करना, मैंने आपको पहले बताया। अफ्रेड ऑफ का डर, डिबेयर, डिबेयर फ्रॉम, डिबेयर फ्रॉम का मतलब होता है रोकना, डिबेयर फ्रॉम का मतलब होता है रोकना। मैं बोलूंगा आई डिबेयर्ड फ्रॉम टेकिंग एग्जाम, आई गॉट डिबेयर्ड फ्रॉम टेकिंग एग्जाम, मुझे एग्जाम लेने से रोका गया। उसके बाद गुड एट यानी किसी चीज में अच्छा होना। डेजिस्ट फ्रॉम, डेजिस्ट फ्रॉम का भी मतलब होता है यानी किसी चीज के लिए आपको यानी उसका सुधर जाना है ना, हम बोलते हैं डेजिस्ट फ्रॉम या डेजिस्ट फ्रॉम, किसी चीज से दूर रहना, किसी चीज से परहेज करना। उसके बाद डिसएड्यूड, यहाँ पे क्या है, डिसएड्यूड फ्रॉम, डिसएड्यूड फ्रॉम का मतलब होता है या वन फ्रॉम यानी किसी चीज को मना करना। रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है यानी बचाना, यानी बचना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम इवल्स, आपको बुराई से बचना चाहिए। प्रिवेंट फ्रॉम का भी मतलब होता है किसी चीज से रोकना। हिंडर फ्रॉम, हिंडर फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज के अंदर अड़चन डालना। प्रोहिबिटेड फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम का मतलब होता है रोकना, किसी चीज के ऊपर प्रोहिबिटेशन लगाना। डिस्पेयर, डिस्पेयर ऑफ की निराशा की बात करें हम तो डिसअफेयर का यूज करते हैं। कॉन्फिडेंट ऑफ का मतलब होता है विश्वास से या आई एम विश्वास या का भरोसा। फॉन्ड ऑफ का मतलब फिर से यहाँ पे शौकीन आ गया। उसके बाद ग्लैड अबाउट आ गया, के बारे में खुशी है, आई एम ग्लैड अबाउट यू, आई एम ग्लैड अबाउट यू, मुझे आपके बारे में खुशी है। डिसअपॉइंटेड या अबाउट इट, इसके लिए आप किसका यूज करते हैं, निराशा, मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाया। तो ये सभी आपके लिए क्या है, प्रेपोजिशन प्लस जेरेंड है। दूसरे भी यहाँ पे हैं, सॉरी अबाउट फॉर, डिसीरियस ऑफ, एंग्री अबाउट, प्राउड ऑफ, क्लेवर एट, रिपेंट ऑफ, थिंक ऑफ, होपफुल ऑफ, फॉर्चुनेट इन, असिस्ट इन, एक्सेल इन, नेग्लिजेंट इन, perceive in, persist in, famous for, keen on, feed up with, happy about, pride in, bad at, succeed in, crazy about, successful in, bent on, insist on, meditate on। उसके बाद एम एट, तो आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लें तो इसका भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे पेशेंट फॉर, एक्सक्यूज फॉर, टायर्ड ऑफ, वॉरिड अबाउट, एक्साइटेड अबाउट, इंटरेस्टेड इन, सिक ऑफ, तो ये सभी के सभी यहाँ पे प्रेपोजिशन के साथ जेरेंड, इनके बाद ऐसे प्रेपोजिशन जिनके बाद आपको जेरेंड यूज करना ही होता है। तो ये आप एक, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया, जिसकी भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड के यूज होना है, और जेरेंड क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ही इंसिस्टेड मी ऑन स्पीक इंग्लिश, वो मेरे ऊपर क्या डालता, दबाव डालता, प्रेशर डालता इंग्लिश बोलने के लिए। तो स्पीक के साथ आपने क्या यूज किया, ING। डियर लर्नर, लर्निंग कम्स बाय लर्निंग, यानी सिखलाई सिखलाई से ही आती है। शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, सो प्रिवेंट फ्रॉम यहाँ पे आ गया। उसके बाद यू वर डिबेयर्ड फ्रॉम टेकिंग एग्जाम, यानी आप कहोगे कि सर आपको एग्जाम लेने से रोका गया। सो डिबेयर्ड का मतलब होता रोकना। वी आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग मैच, हमें डर है कि हम कहीं मैच ना लूज कर दें। उसके बाद आर यू इंटरेस्टेड इन राइटिंग बुक्स, आप मुझे बोलोगे सर आपके एक किताब और लिखोगे क्या, क्या आप किताब लिखने के इंटरेस्ट में हो क्या। आर यू इंटरेस्टेड इन राइटिंग बुक्स। आई एम फेमस फॉर सिंगिंग सॉन्ग, दे आर गुड एट वर्किंग इन द गार्डन, आई एम यूज टू स्मोकिंग। देखो अब मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको एग्जाम्पल समझ आ गई। तो आप एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि हैव यू गॉट दिस कंसेप्ट ऑफ प्रेपोजिशन प्लस जेरेंड। तो अगर आया, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सब आपकी एक्टिविटीज को कमेंट सेक्शन के अंदर वॉच कर रहा हूँ। दिस गर्ल इज क्रेजी अबाउट प्लेइंग टेनिस, आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। आफ्टर वॉचिंग मूवी ही वेंट टू मार्केट, यानी मूवी देखने के बाद वो मार्केट गया। डिड यू टेक रेस्ट आफ्टर प्लेइंग टेनिस, तो यहाँ पे प्लेइंग ये जेरेंड के तरीके से यूज हो रहा है। वॉचिंग यहाँ पे जेरेंड की तरीके से यूज करें हम यहाँ पे। प्लेइंग जिसके साथ भी वर्ब के साथ आप ING का यूज करें और वो वहाँ पे नाउन की सेंस दे रहा है, वो आपका जेरेंड के तरीके से यूज हो रहा है। तो आई होप डियर लर्नर आपको यहाँ से ये एग्जाम्पल में समझ आ गई। अगर देखो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर यू, यानी मैं आपके लिए यहाँ पे रुक कर थक भी गया, आई एम टायर्ड ऑफ। तो इस तरीके से आप इसका यूज करें। अब यहाँ पे मैं आपको इसके साथ 3 रूल और बताने वाला हूँ।
अब यहाँ पे एडजेक्टिव, preposition और gerund ऐसा भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आई होप डियर लर्नर आपको एडजेक्टिव आता होगा जो किसी नाउन या प्रनाउन की क्वालिफिकेशन करता, विशेषता बताता, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अब एडजेक्टिव प्लस preposition प्लस gerund का भी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। जैसे एंग्री, एंग्री इज व्हाट हियर, ये यहाँ पे क्या है, एंग्री एडजेक्टिव है, अबाउट यहाँ पे preposition है, एंग्री एट या एंग्री अबाउट, इन तरीके से आप यूज कर सकते हैं। रवि इज एंग्री अबाउट वेटिंग फॉर जॉन फॉर 2 आवर्स, जो रवि है वो किस लिए गुस्सा है कि क्योंकि उसने जॉन का 2 घंटे से इंतजार कर रहा है। सो रवि इज एंग्री अबाउट वेटिंग, तो उसके बाद भी आपने अबाउट के बाद क्या यूज करा, जेरेंट वेटिंग यूज करा। उसके बाद सेकंड एग्जांपल की बात करें, डिसअपॉइंटेड अबाउट या डिसअपॉइंटेड एट, ही इज डिसअपॉइंटेड अबाउट फाइंडिंग आउट ही फेल्ड द टेस्ट, इन उस चीज में वो डिसअपॉइंटेड है, निराशा है कि वो किस तरीके से फेल हुआ। फीड अप विद, फीड अप विद, किसी चीज से हमें जी भर जाता है ना, हम बोलते हैं आई एम फीड अप विद ईटिंग दिस वेजिटेबल एवरी डे। तो यहाँ पे फीड, यहाँ पे एडजेक्टिव है, आप यहाँ पे फीड अप, यहाँ पे एडजेक्टिव, preposition विद, दे आर फीड अप विद बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। उसके बाद इंटरेस्टेड इन, इज शी इंटरेस्टेड इन टेकिंग केयर ऑफ ए डॉग। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये समझना है। देखो यहाँ पे आपको कोई रट्टा नहीं मारना है, आप बोलोगे सर समझ नहीं आए, बस आपको एडजेक्टिव पता होना चाहिए जो मैंने आपको अभी भी बताया और आपको ऑलरेडी आता भी है। उसके बाद preposition की बात करें तो इसके हम 3-4 दिन से लगातार लेक्चर्स देख रहे हैं। उसके बाद जेरेंट क्या होता, तो आज मैंने आपको स्लाइड्स के अंदर भी अच्छे तरीके से समझा। तो इस तरीके से भी आपको कभी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। एंग्री अबाउट के बाद, एट के बाद आपको वेट दिया जाएगा, उसको आपको करेक्ट करना होगा, तो उसके साथ आप वेटिंग का यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है। उसके बाद आप बात करें एडजेक्टिव की तरीके से, आप नाउन प्लस preposition प्लस जेरेंट का भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एडवांटेज ऑफ, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एक्सरसाइजिंग, यानी यहां पे एक्सरसाइज करने की क्या एडवांटेज है। चांस ऑफ, चांस इज मौका, मौका इज नाउन हियर, और ऑफ का मतलब यहां पे एज ए वर्ब भी ये यूज होता है, लेकिन ऑफ का मतलब भी यहां पे preposition, और उसके बाद जो आप यूज करें जेरेंट। देयर इज ए चांस ऑफ रेनिंग टुडे, यानी आज यहां पे संभावना है कि आज बारिश हो सकती है। चॉइस बिटवीन, देयर इज चॉइस बिटवीन ट्रैवलिंग टू श्रीनगर और लद्दाख, यहाँ पे आपके पास चॉइस है लद्दाख और श्रीनगर के बीच। डिफिकल्टी इन, ही हैज डिफिकल्टी इन रिमेंबरिंग आंसर, उसको आंसर याद करने में बहुत मुश्किल आती है। डेंजर ऑफ, डेंजर ऑफ का मतलब होता है साक्षी वॉज इन डेंजर ऑफ कमिटिंग ए सीरियस फेलोनी। तो यहाँ पे आप मुझे इसका मतलब बताएंगे आज कमेंट सेक्शन के अंदर, देखते हैं आप कितने सीरियस हैं। फेलोनी का मतलब क्या होता है, फेलोनी, तो ये आपको सिर्फ एक बार स्ट्रक्चर को देखना, ये जितना पोर्शन आपको आना चाहिए, ये नीचे मैंने आपको एग्जांपल दी। इसी तरीके से अब यहाँ पे इस लेक्चर की आज की लास्ट स्लाइड की बात करें तो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, जिसको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी करा है, वर्ब प्लस preposition प्लस जेरेंट, इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हो। वर्ब यहाँ पे मैंने लिया एक्यूज ऑफ, एक्यूज ऑफ, ही वाज एक्यूज्ड ऑफ एम्बेजलिंग द ऑर्गेनाइजेशन फंड, यानी वो जो ऑर्गेनाइजेशन की फंड है उसको गलत तरीके से यूज करने के लिए इसको अपराधी ठहराया गया। अपोलोजाइज फॉर, हम कहते हैं आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर ट्रीटिंग यू दिस वे, यानी आपको इस तरीके से आपके साथ बर्ताव करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। कंप्लेन अबाउट, दे कंप्लेन अबाउट ओवर प्राइसिंग, उन लोगों ने यहाँ पे ज़्यादा रेट के बारे में, ओवर प्राइसिंग के लिए कंप्लेन करी, शिकायत करी। कंसंट्रेट ऑन, यानी किसी चीज पे फोकस करना, कंसंट्रेशन देना। यू नीड टू कंसंट्रेट ऑन स्टडिंग, आपको अपनी स्टडी पे फोकस देना चाहिए, यू जरूरत है या यू शुड कंसंट्रेट ऑन स्टडिंग। तो यहाँ पे आप देख लें ओवर प्राइसिंग, स्टडिंग, या फिर ट्रीटिंग, या फिर आप इम्बेजलिंग, तो ये सभी इनके साथ आपने जेरेंट का यूज करा। वर्ब एक्यूज आया, preposition ऑफ आया, और जेरेंट यहाँ पे इम्पेजलिंग आया। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल्स को भी आप अच्छे से समझ सकते हैं और इनको आप और भी एग्जांपल्स इनके ऊपर बना सकते हैं। सो डियर लर्नर, आई होप कि आज की लेक्चर आप सभी को अच्छी लगी होगी, और आई होप यू ऑल हैव गॉट द ग्रेट कंसेप्ट। जो मैंने अभी आपको लास्ट के 3 पार्ट पढ़ाए, जिसके अंदर मैंने आपको एडजेक्टिव प्लस preposition प्लस जेरेंट, नाउन प्लस preposition प्लस जेरेंट, वर्ब प्लस preposition प्लस जेरेंट, उसके ऊपर बेस पे ये 4 क्वेश्चन है आपके पास। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इनका आप आंसर जरूर आप कमेंट सेक्शन के अंदर दें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज कोऑपरेशन। आप सभी के लिए आज की लेक्चर भी आई होप बेनिफिशियल थी। सो थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड अपना लाइक और कमेंट जरूर दें, ताकि हमें भी आपके फीडबैक से पता चलता है कि आज की